हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से यूजीसी नेट को लेकर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, जिसके अंदर मैं लिटरेरी थियरीज़ का टॉपिक स्टार्ट करूँगी। लिटरेरी थियरीज़ करेंगे, अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट करेंगे और ब्रिटिश लिटरेचर का कुछ पार्ट करेंगे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले इन सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए मैं लिटरेरी थियरी के बारे में आपको कुछ आइडिया देना चाहूँगी कि लिटरेरी थियरी होती क्या है। बेसिकली व्हाट लिटरेरी थियरीज आर। लिटरेरी, एवरीबडी नोज दैट लिटरेरी इज रिलेटेड टू लिटरेचर एंड थियरी मीन्स कि आप किस तरीके से एक लिटरेरी वर्क को, एक लिटरेचर को किस तरीके से देखते हैं, वो एक थियरी होती है। लेंस, बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे एक लिटरेरी वर्क को देखते टाइम। लेंस मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, कि आप कौन से पर्सपेक्टिव को यूज़ करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी वर्क पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक कमला दास एक बहुत इंडियन पोइट है, बहुत प्रोमिनेंट इंडियन पोइट मानी जाती है आज के टाइम पे भी। तो अगर हम उनकी पोइट्रीज़ को उठाते हैं तो उनकी पोइट्रीज़ के अंदर हमें एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, फीमेल अर्ज देखने को मिलती है, फीमेल सफरिंग बेसिकली हम कह सकते हैं कि देखने को मिलती है। तो ऐसे ही अगर हम लिटरेरी थियरीज़ की बात करें तो लिटरेरी थियरीज़ क्या होती हैं। लिटरेरी थियरीज़ बेसिकली आर द लेंसेज, वो लेंसेज जिनको यूज़ करके लोग एक लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते हैं, एक वर्क को मतलब एनालाइज करते हैं, उसके अंदर का जो सारा सार है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने माइंड में लेकर चलो कि मैंने एक वर्क को पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देखना है, तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि जितने भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के फीचर्स हैं आप उस वर्क के अंदर ढूंढने की कोशिश करोगे। ऐसे ही अगर आप एक वर्क को पढ़ते टाइम ये चीज़ माइंड में सेट कर लो कि मैंने इस वर्क को फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना है, फेमिनिज्म से रिलेट करते रहोगे आप, फेमिनिज्म के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं आप उन सब चीज़ों को इसके अंदर देखते रहोगे। वही अगर हम ब्लैक फेमिनिज्म लेकर चलें या हम मार्क्सिज्म लेकर चलें, कुछ भी लेकर चलें, जो भी चीज़ हमारे माइंड में सेट होती है हम उसके अकॉर्डिंग ही एक लिटरेरी वर्क को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली लिटरेरी थियरी क्या होती है। लिटरेरी थियरी बेसिकली एक लेंस होता है, एक लिटरेरी लेंस होता है जिसके थ्रू हम एक वर्क को एनालाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लिटरेरी थियरी। अब इन लिटरेरी थियरीज़ को जब हम यूज़ करते हैं, हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही हम उस वर्क के अंदर की चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। अगर हम फेमिनिज्म लेकर चल रहे हैं, अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म लेकर चल रहे हैं, तो हम उसी एक प्रॉपर थियरी के फीचर्स को उस एक वर्क के अंदर प्रॉपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कहें दैट व्हाट आर लिटरेरी थियरीज, लिटरेरी थियरीज are the lenses used by the people in order to analyze a work, and by using these theories readers can engage with the text in a particular manner। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। अभी तक तो हमने पढ़ा कि लिटरेरी थियरी क्या होती है। लिटरेरी थियरी लेंस होता है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर वर्क को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है थियरीज़ को स्टार्ट करने की, थियरीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट करने की, जिसके अंदर सबसे पहला आता है न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थियरी है जिसके अंदर बहुत से राइटर्स आए थे। उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को फॉलो करते हुए ही अपने वर्क्स को पढ़ा, वर्क्स को एनालाइज किया और अपने वर्क्स को लिखा। ठीक है, डिफरेंट वर्क्स को पढ़ा, उनको न्यू क्रिटिसिज्म के थॉट के अकॉर्डिंग ही एनालाइज किया और उसके बाद वर्क्स लिखे। तो बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म है क्या। न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसिज्म होता है कि आप किसी भी वर्क को पढ़ो, उसको एनालाइज करो, अपने व्यूज़ उसके ऊपर देते हो। न्यू क्रिटिसिज्म की जो वेव आई थी वो 1929 के अंदर आई थी। 1929 के अंदर ये टर्म जो थी न्यू क्रिटिसिज्म वो अपीयर होने लगी थी। और इसके अंदर क्या था कि जो राइटर्स थे कोई भी वर्क को पढ़ते टाइम बेसिकली क्या किया करते थे, उसकी प्रॉपर टेक्स्ट की रीडिंग लिया करते थे। पहले क्या होता था, जैसे सपोज एलिजाबेथन एरा हम कहते हैं,
एलिजाबेथ को सब जानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ को। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ को सब जानते हैं, और एलिजाबेथन एरा को गोल्डन एरा बोला जाता है। उसके अंदर क्योंकि लिटरेचर बहुत पीक पे थी, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आए थे, जिसमें से शेक्सपियर भी एक है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आए थे, इसीलिए उसको गोल्डन एरा कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लिटरेचर पीक पे थी। तो अगर हम देखें ना एलिजाबेथन एरा के वर्क्स को, उन वर्क्स के अंदर एरा के टाइम पीरियड की रिफ्लेक्शंस दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल जो उस पीरियड के अंदर चल रहा था, जो उस एरा के अंदर सिचुएशंस थी, पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, जो एनवायरनमेंट सिचुएशंस थी, वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं हम अगर उस पीरियड का कोई भी वर्क उठा के देख लें तो। सिमिलरली जब हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो न्यू क्रिटिसिज्म के जो राइटर्स थे वो ये कहते थे कि हम एक वर्क को ना कि ऑथर या ऑथर के बैकग्राउंड या फिर उस पीरियड की कंडीशंस को देखकर नहीं करेंगे। मतलब हम कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की रीडिंग नहीं करेंगे। अगर एक राइटर ने एक वर्क लिखा है तो हमें उसके राइटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें किस चीज़ से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ उस वर्क से मतलब है। जो चीज़ें उस वर्क के अंदर लिखी गई हैं हमें सिर्फ उससे मतलब है। हमें राइटर से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी एज का है, उसने किस तरीके के वर्क्स लिखे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ वो लिखेंगे जो एक राइटर ने लिखा हुआ है, राइटर ने उस वर्क के अंदर क्या लिखा है, प्योरली उस टेक्स्ट की रीडिंग हम करेंगे। ये था न्यू क्रिटिसिज्म का मेन मोटिव, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट फोकस ऑन टेक्स्ट प्योरली। सेकेंड, इवेल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट वॉज डन प्योरली ऑन व्हाट वॉज रिटन इन द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता था प्योरली उसके ऊपर ही होता था सब कुछ एनालाइज। दिस पर्टिकुलर, और ये जो ग्रुप आया था पर्टिकुलर ग्रुप एमर्ज इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर ये न्यू क्रिटिक्स का ग्रुप आया था, और उस ग्रुप ने ही ये बात बोली थी कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की रीडिंग लेंगे प्योरली। J.E. स्पिंघम नाम का एक पर्सन था जिसने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस टर्म को कॉइन किसने किया था, इस टर्म को खोजा किसने था, बेसिकली वो था जॉन क्रो रैनसम। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जॉन क्रो रैनसम ने न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से एक वर्क लिखा था, और इस वर्क के मतलब एक वर्क पब्लिश किया था, लिखा नहीं था, एक वर्क पब्लिश किया था। और इस पब्लिकेशन के बाद ही इस न्यू क्रिटिसिज्म नाम का जो वर्क पब्लिश हुआ था, इस वर्क के बाद ही ये जो टर्म है पूरी की पूरी एंटायर मूवमेंट का नाम पड़ गया था, कि जितने भी राइटर्स एक टेक्स्ट को प्योरली एक टेक्स्ट को ही पढ़ेंगे और ऑथर के बैकग्राउंड या पॉलिटिकल सिचुएशंस या किसी भी चीज़ के ऊपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, वो टेक्स्ट न्यू क्रिटिसिज्म या वो राइटर न्यू क्रिटिसिज्म एरा के अंदर इंक्लूड होंगे। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि 1929 यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट होने से पहले जितने भी वर्क्स पढ़े जाते थे वो हमेशा उनको जब भी एनालाइज किया जाता था, एक राइटर जो था वो मतलब एक राइटर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे देखा जाता था, जज करा जाता था कि हाँ इस पीरियड में ये चीज़ें हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वर्क के अंदर इसी पीरियड की सिमिलैरिटीज़ मिलने के। तो बेसिकली जब न्यू क्रिटिसिज्म आया तो उसमें ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोटेलिक एंड देन इज़ क्लोज रीडिंग। ऑटोटेलिक का क्या मतलब होता है, जिसका नाम ही ऑटोटेलिक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, टेलिक मतलब बताना, या फिर ऑटो मीन्स यहाँ पे अगर हम ऑटोबायोग्राफी से देखें तो खुद ही बताना, खुद के बारे में खुद ही बताना, यानी कि टेक्स्ट जो है वो अपने बारे में खुद ही बता रहा है। एवरी टेक्स्ट मीन्स एवरी टेक्स्ट इज सेल्फ कंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर, जॉनर एंड हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड इज क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग का मतलब होता है डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस मतलब कि कैसे एक लिटरेरी जो वर्क है, लिटरेरी टेक्स्ट है, उसको पढ़ा जाएगा। तो क्लोज रीडिंग मीन्स उसको बहुत डीप तरीके से अच्छे से खदेड़ के उसको पढ़ो, उसके अंदर जो लिखा है उस चीज़ को अच्छे से लेकर आओ, दैट इज़ क्लोज रीडिंग। तो ये था हमारा न्यू क्रिटिसिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर सबसे पहले आया था, कौन कौन ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने इसका सबसे पहले यूज़ किया। एक ने इसको यूज़ किया था, J.E. स्पिंघम ने इसको यूज़ किया था ड्यूरिंग अ लेक्चर। एक लेक्चर दे रहे थे वो कहीं पे, उस टाइम उनके मुँह से ये टर्म निकली थी। लेकिन बाद में जब जॉन क्रो रैनसम ने न्यू क्रिटिसिज्म नाम से एक वर्क पब्लिश किया था, उसके बाद ये जो टर्म है वो पूरी मूवमेंट की एक बन गई थी टाइटल।
सो दिस इज़ न्यू क्रिटिसिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कौन कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए प्लस उन्होंने वर्क्स लिखे इसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।